बहुत प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले बच्चों हमारा पाठ 7 जिसका नाम है नेताजी का पत्र। ठीक है बच्चों, ये एक पत्र है, तो आइए पढ़ते हैं कि आखिर उन्होंने इस पत्र में क्या लिखा। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। देखो क्या है। हमारे देश के क्रांतिकारी जितने महान देशभक्त थे उतने ही अन्य कार्यों में भी निपुण थे। उच्च शिक्षा प्राप्त उनमें से कुछ देशभक्त कुशल लेखक भी थे। ठीक है, पाठ में दिया पत्र नेताजी की कुशल लेखन शैली का उदाहरण है ना। इसमें उन्होंने मांडले जैसे प्रवास के दौरान वहां की तकलीफों को देखते वहां 6 वर्ष व्यतीत कर चुके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पीड़ाओं का वर्णन किया है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं यहाँ पे उन्होंने इस पत्र में क्या क्या लिखा। देखो क्या है, एनसी केलकर के नाम। ठीक है, मांडले सेंट्रल जेल, अपर वर्मा 25 अगस्त 1925 को लिखा गया है ये पत्र। ठीक है, देखिए प्रिय श्री केलकर। ठीक है, तो मैं पिछले कुछ महीनों से आपको लिखने की सोचता हूँ। ठीक है, जिसका कारण केवल यह रहा है कि मैं आप तक एक ऐसी जानकारी पहुंचा दूं कि जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसी खास बात जो कि उनमें उनको मजा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, अच्छा लगेगा। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। ठीक है बच्चों, जब बरहमपुर जेल यानी कि जो बंगाल है बच्चों अभी से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में ही स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था। ठीक है बच्चों, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें देखो फेरबदल किया गया है और बड़ा बनाया गया है। तो देखा बच्चों, अब जिसमें वो रहते थे उसको बस थोड़ा सा बदला गया है, बड़ा बनाया गया। ठीक है, हमारे अपने वार्ड की तरह लकड़ी के तख्तों से बना है। क्या बना है? उनका जो अपना तख्ता बच्चों वो लकड़ी का है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में देखो धूप से और वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता है। मेरे यहाँ पहुंचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। ठीक है बच्चों, मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियां राहत और प्रेरणा देंगी। समझ गए बच्चों, है ना। वो जहाँ पे रहते थे पहली बार बच्चों वहां पे किसी भी तूफान से बचाव नहीं होता था और फिर बच्चों उन्हें अपने देश से निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, देखिए ऐसे ही अन्य जेलों की तरह यह एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां भारत एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्षों तक रहा था। ठीक है, आगे देखिए। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था, है ना। बच्चों बहुत ज्यादा परेशानी देते थे, परेशान कर देते हैं ना बच्चों, उनको बहुत सताते थे, मारते पीटते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे एक कमरे में एकदम एकाकी रहते थे। बच्चों कैसे रहते थे? एकाकी यानी कि अकेले रहते थे, उन्हें किसी से मिलने का अवसर नहीं दिया जाता था। ठीक है, यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और ये भेंटें भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होंगी, जिससे वे कभी भी खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाई होंगी। समझ गए बच्चों, ऐसी यंत्रणाएं दी जाती थी। देखिए, उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही तो है ना बच्चों, क्योंकि आप कुछ तो किसी चीज की तो आजादी थी नहीं। इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता है। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना कम कहा जाए बेहतर होगा। वे दंड संहिता के देखो अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। तो देखा बच्चों, उन्हें बच्चों शारीरिक यंत्रणा के बारे मतलब बहुत ही दी जाती थी, इसके बारे में तो हम बात भी नहीं कर सकते। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे
तो इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी, क्योंकि बच्चों ने डायबिटीज थी। जहाँ लोकमान्य रहते थे मांडले का मौसम तब भी प्रायः ऐसा ही रहा होगा जैसा वह आजकल है। और अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहां की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाली है और धीरे धीरे कर अटूट रूप में वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेती है, तो लोकमान्य ने जो वयोवृद्ध थे कितना कष्ट झेला होगा। समझ गया बच्चों? अब देखिए वहां की वायु भी ऐसी थी बच्चों, जलवायु भी ऐसी थी, ठीक है। लेकिन इस कारागार की चार दीवारी में उन्होंने क्या क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की तरह चुभन बन जाती है ना बच्चों, और जीवन को दूभर बना देती है। बच्चों हम सोच भी नहीं सकते कि उनके मन में कितनी यातनाएं होंगी, उनको कितनी यातनाएं दी जा रही होंगी, है ना। तो वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने उनके बारे में किसी से कभी एक शब्द भी नहीं कहा, है ना बच्चों। वो गीता पढ़ते थे। समय समय पर मैं इस सोच में डूबा रहता हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था, है ना। और हर बार मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा, है ना बच्चों। क्योंकि उस समय पर जो भी हमारे इस प्रकार के क्रांतिकारी होते थे उनको बहुत ज्यादा सताया जाता था बच्चों, बहुत ज्यादा, है ना, जितना कि हम बच्चों अनुमान भी नहीं लगा सकते, ठीक है। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेल ही मानव के कृतित्व कृतित्व की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वो जेलों में लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के उल्लास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना होता है और फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी होती है, ठीक है। दास वृत्ति ठुकरानी होती है और फिर भी मानसिक संतुलन अडिग बनाए रखना होता है। केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही जिसे अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान मिला था उस बंदी जीवन के शांति हननकारी प्रभावों से बच सकता था, है ना बच्चों। क्योंकि शांति एकदम भंग कर रखी थी बच्चों जो जेल के अधिकारी थे, ठीक है। उस यंत्रणा और दासता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता था और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था, है ना बच्चों। सिर्फ एक वही था जो ये सारी यातनाएं सह सकते थे। अगर किसी को प्रत्यक्ष अनुभव पाना है कि इतने ज्यादा प्रतिकूल, शक्तिहारी और दुर्बल बना देने वाले वातावरण में लोकमान्य के गीता भाष्य जैसे प्रकांड पांडित्यपूर्ण एवं महान ग्रंथ की रचना करने के लिए कितनी प्रबल इच्छा शक्ति, साधना की गहराई एवं सहनशीलता अपेक्षित है, तो उन्हें जेल में आकर रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। जो हमें शक्ति चाहिए इनके निर्माण के लिए वो हमें वहां रहकर पता चलेगी, ठीक है। तो जहां तक मेरी अपनी बात है, मैं जितना ही इस विषय में चिंतन करता हूँ उतना ही ज्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने देखो सुदीर्घ कारावास को झेलता गया और फिर भी जिसने अपनी समस्त बौद्धिक क्षमता एवं संघर्ष शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा और जिसने उन अंधकार में दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, ऐसे मनुष्य को तो विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए, है ना। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली उनको अपना बदला लेना ही था। और अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि मैं जैसे देशबंधु है ना के शरीरांत का क्रम अलीपुर केंद्रीय कारागार में आरंभ हो गया था, वैसे ही लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया था तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। देखा बच्चों तब वो छूटे थे, है ना। निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे। लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या वह दुख दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था, यानी कि उन्हें छोड़ा जा सकता था और मतलब किसी भी प्रकार से उन्हें आजाद किया जा सकता था, ठीक है। तो देखिए बच्चों आदर पूर्वक क्या लिखा है, आपका स्नेह भाजन सुभाष चंद्र बोस SC बोस। समझ गए बच्चों। तो ये था हमारा पाठ और ये बच्चों बहुत ही दुखद घटना थी एक जेल के बारे में, ठीक है। अब हम बढ़ते इसके शब्दार्थ वर्ड मीनिंग्स। देखो दिलचस्पी यानी कि रुचि इंटरेस्ट, कारावास यानी कि जेल की सजा इम्प्रिजमेंट, ठीक है। फिर स्थानांतरण यानी कि तबादला ट्रांसफर, स्मरण यानी कि याद मेमोरी,
ठीक है। हतोत्साहित यानी कि निराश, डिसअपॉइंटमेंट। परिवेश का अर्थ है वातावरण, एटमॉस्फेयर। प्रणय यानी कि रचना करना, टू क्रिएट। प्रकांड यानी कि बच्चों उच्च कोटि का, हाई क्वालिटी। भाष्यकर यानी कि बच्चों भाष्यकर यानी कि मूल ग्रंथ की व्याख्या लिखने वाला, ठीक है, ट्रांसलेटर, है ना। फिर बदल यानी कि बदलाव, टू चेंज, ठीक है। निष्कासित यानी कि बच्चों निकाल देना, एविक्शन। स्मृति यानी कि यादें, मेमोरीज। यंत्रणा यानी कि कष्ट, टॉर्चर। शिथिल का अर्थ है ढीला होना, लूज। प्रतिबद्ध यानी कि समर्पित भाव, कमिटमेंट, ठीक है। अशून्य यानी कि अखंडित, अनब्रोकन। अदम्य का अर्थ है बच्चों जो दबाया ना जा सके, इनडोमिनेट, इनडोमिनेबल। फिर अपेक्षित, जिसकी आशा ना की जाए, ठीक है, टू बी एक्सपेक्टेड, जिसकी आशा की जाए, ठीक है, टू बी एक्सपेक्टेड। अब बच्चों आगे शुद्ध लेखन उच्चारण अभ्यास, चलिए लिखें इन शब्दों को। क्रांतिकारी, स्थानांतरण, सुरक्षित, लोकमान्य, अनुपस्थिति, तीर्थस्थल, बौद्धिक, परिस्थितियों, ठीक है। तो बस बच्चों अब ये सारा आपका पाठ पूरा होता है। अब आगे के आपके कुछ जो अभ्यास के प्रश्न होते हैं इन्हें पूरा कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, पढ़ेंगे फिर से एक नया पाठ। तब तक के लिए इन्हें पूरा कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। बाय।